गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत और उसके राज्यों के बारे में बात करेंगे। ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति और उनसे जो जुड़े हुए बातें हैं। इसके अतिरिक्त जो भारतीय राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को आज हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, जीएस पेपर में भारत से जुड़े हुए, उनके राज्यों से जुड़े हुए सवाल जरूर और जरूर आते हैं, उनकी प्रकृति चाहे जो हो, चाहे सवाल आसान हो या सवाल डिफिकल्ट हो। तो चलिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग भारत के ग्लोब पर क्या स्थिति है और भारतीय राज्यों से जो जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें हैं थोड़ा उसको देखा जाए। देखिए, अगर आप ग्लोब देखते हैं, यदि आप ग्लोब पर विचार करते हैं तो यहां से आप जानते होंगे कि यहां से 0 डिग्री से आपका विषुवत रेखा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है। इस एरिया को हम लोग कहेंगे, चूंकि ये नॉर्थ पर है और ये साउथ है आपका, ठीक है। ये जो चीज है ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है ना। ये इसको हम नॉर्थ ग्लोब कहते हैं, ठीक है ना। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये जो है ना वो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। अब भारत की स्थिति देखा जाए कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, तो भारत की जो स्थिति है ये पूरी तरह से भारत जो है ना ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है, अगर हम स्थिति के बारे में बात करें कि इसका पोजीशन कहाँ है दुनिया में, इसका पोजीशन कहाँ है, तो ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, ठीक है ना। इसका जो पोजीशन है वो है नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर। चलिए, ये जो उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। चलिए, भारत एशिया में स्थित है, ठीक है ना। भारत जो है एशिया में स्थित है। अब एशिया में ये कहाँ है, अगर हम एशियाई अगर कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो भारत की एशिया में जो स्थिति है वो जो है वो साउथ है, पूरी तरह से साउथ है, ठीक है ना। तो भारत जो है वो दक्षिण एशियाई देश में आते हैं। चलिए, ये तो ग्लोब पर भारत की स्थिति हो गई और एशिया में भारत की स्थिति हो गई। ग्लोब पर भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया में ये दक्षिण दिशा में है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि भारत के साथ, अब चलिए यहां से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है 23.5 डिग्री, ठीक है ना। 23.5 डिग्री जो है ना ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, ठीक है ना। तो भारत के कुछ राज्य हैं जो कि जिनसे होकर के कर्क रेखा, इसको कहते हैं कर्क रेखा। ये जो 23.5 डिग्री उत्तर में है ना, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री इसी के समतुल्य 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है ये कहलाता है मकर रेखा। तो मकर रेखा से भारत का कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। भारत का संबंध जो है वो कर्क रेखा से है, चूंकि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि मकर रेखा कहां पर हमें मिलता है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है और भारत का इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो जो कर्क रेखा है, अगर हम कर्क रेखा के बारे में बात करें तो कर्क रेखा जो है वो भारत की उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से गुजरती है। मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। इसमें भारत के कुछ राज्य शामिल है, हम लोग उसको थोड़ा सा देर में देखेंगे। चलिए, अब हम आते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत में भारत के क्षेत्र से देशांतर कहां से कहां तक है, या भारत का देशांतरीय विस्तार कहां है, अक्षांशीय विस्तार कहां है। हम दो चीज देखेंगे, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। तो भारत का जो अक्षांश है, अगर हम अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करते हैं कि कहां से कहां तक भारत का विस्तार होता है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री से शुरू होता है। भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री से शुरू होता है और 4 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट आप ऐसे समझिए, नॉर्थ उत्तरी है ना, हम लोग कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो नॉर्थ से लेकर के हम लोग कहां पर हैं, 37 डिग्री। देखिए कहां, लगभग 30 डिग्री अक्षांश को ये कवर करता है। भारत का जो ये जो विस्तार है यहां से यहां तक आप समझिए, ये हमारा अक्षांश है, ठीक है ना। ये हमारा जो ये जो पैरेलल लाइन होगा, विषुवत रेखा के पैरेलल लाइन होगा, हम इसको अक्षांश कहेंगे, है ना। लैटिट्यूडनल, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूडनल कहेंगे। ये पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे के समानांतर है। तो कहां तक जाता है, ये 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। चलिए, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। चलिए, जो लगभग 30 डिग्री होता है, ठीक है ना, लगभग 30 डिग्री होता है। चलिए, इसका देशांतरीय विस्तार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं।
इसका जो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, चलिए देशांतर आपका ये है, ये जो चीज है ना। अब हम एक ग्लोब, एक फ्रेश ग्लोब लेते हैं, ये हमारा प्रधान देशांतर है, ठीक है ना। और इसी के जो समकक्ष जो गए हैं, जो ये लाइन ड्रॉ है आप ये देख रहे हैं, ये देशांतर, इसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये जो चीज है आपका देशांतर है। चलिए, तो देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए, देशांतरीय विस्तार अब यहां से स्टार्ट होता है, देखिए यहां से 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, ये 68 डिग्री से स्टार्ट होता है। अब ये कुछ मिनट तो जरूर लेगा, 68 डिग्री 7 मिनट है ना। ईस्ट भारत क्या है, देखिए ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये आपका पश्चिम है। ये प्रधान देशांतर है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक ये पश्चिम हो गया, और ये जो चीज है ये पूरब हो गया। तो भारत जो होता है ना, ये भारत जो है ये पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। यूरोप अमेरिका जो है ना ये पश्चिम में आते हैं, भारत चीन ये सब है ना ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में आते हैं, चलिए ईस्टर्न भाग में आते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका विस्तार है। एक बार फिर से देखा जाए, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री, ठीक है ना, 25 मिनट ईस्ट तक है। ये भी लगभग आपका पड़ता है 30 डिग्री के आसपास है। चलिए, अगर भारत का कुल क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए, इस डेटे से ना लगभग सवाल अक्सर आते रहते हैं। कभी आपका ये सवाल होगा, अगर इजी सवाल में आ जाए, तो एशिया के किस भाग में भारत पड़ता है, तो वो दक्षिण भारत में भाग में है, ठीक है। ग्लोब में कहां है, तो ये नॉर्थ गोलार्ध में है। चलिए, कर्क रेखा भारत के किस कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा जो है वो भारत के किस राज्यों से गुजरती है, इसके बारे में थोड़ा सा देर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ ऐसे राज्य हैं जिससे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री, ये मेन लैंड है, ठीक है ना। ये मेन लैंड से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। चलिए, देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। चलिए, अब ये जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 32 लाख, इसको आप रफ फिगर आप याद रख लें, 32 लाख, ठीक है ना। हालांकि देखिए यही इंपॉर्टेंट है, आप चूंकि बहुत लंबा आंकड़ा आप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। 32,87,000 आप ऐसे समझिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का ये जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम अक्षांशीय विस्तार के क्षेत्रफल को देखें, कि अक्षांशीय हमारा भारत जो है ना, ईस्ट और वेस्ट आप ऐसे समझिए, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, यही ना अक्षांशीय विस्तार है। तो ईस्ट और वेस्ट कितना है, ये जो है वो 2933 किलोमीटर है। चलिए, और ये जो देशांतरीय विस्तार कितना है, ये जो देशांतरीय विस्तार है नॉर्थ से साउथ, ये कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का पोजीशन क्या है, देखिए क्षेत्रफल जो है वो विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर विश्व के अगर पूरे क्षेत्रफल के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये जो क्षेत्रफल कितना पड़ता है, 2.4%। मतलब कि हमारा जो लैंड है, हमारा जो इंडियन लैंड है, वो पूरे विश्व का मात्र 2.4% है। लेकिन जो जनसंख्या है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, जनसंख्या है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है ना। जनसंख्या का जो प्रतिशत जो भारत ने अपने अंदर रखा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये लगभग 17.7% है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का ये हिस्सा है। तो भूमि है 2.4% और जनसंख्या है पूरे विश्व का 17.7%। चलिए, अब हमें यह देखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान का क्या है पूरे विश्व में। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, भारत से कौन कौन से देश बड़े हैं, हमें पहले यह देखना है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें अब हम लोग लेके चल रहे हैं।
देखिए, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत से जो बड़े देश है वो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत है। यानी कि भारत का जो विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। सबसे पहले चाइना है, इसके बाद जाकर के भारत है और इसके बाद जाकर के यूएसए है। तो चलिए, हमें भारत की बात से ज्यादा मतलब नहीं, हमें भारत से मतलब है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो हिस्सा है वो कौन सा नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। भारत का जो पोजीशन है वो 7वां पोजीशन है। भारत से बड़े कौन कौन से देश है थोड़ा उसको भी देखा जाए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। तो भारत से जो बड़े देश हैं वो सबसे पहले रूस है, इसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद नंबर है अमेरिका का, इसके बाद हमारा चाइना है बगल पड़ोसी देश, इसके बाद हम आते हैं तो हमें ब्राजील मिलता है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है, ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ब्राजील कितना बड़ा देश होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा भारत आता है। चलिए, अब यहां से रैंकिंग हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भारत का जो है वो 7वां स्थान है, ठीक है ना। ये रैंकिंग 7 है। ये तो जनसंख्या की दृष्टि से बात हो गया, सॉरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पोजीशन क्या है? अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पोजीशन देखा जाए तो ये दूसरा पोजीशन है। सबसे पहले चीन है और इसके बाद जाकर के भारत है। चलिए, ये सेकेंडवा पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है भारत का। इसके बाद आता है अमेरिका, इसके बाद जस्ट बाद आता है अमेरिका। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। चलिए, अब हमें ये देखना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण, ठीक है ना। कुछ पड़ोसी देश है जो कि हमारे उत्तर दिशा में है, कुछ पड़ोसी देश है पश्चिम दिशा में है। तो ये सब देखा जाए कि भारत के कौन से पड़ोसी देश किस दिशा में स्थित है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, पश्चिम से लेते हैं। पश्चिम दिशा में अगर हम पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं, अगर हम पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं तो हमारे प्रमुख पड़ोसी देश कौन कौन है? तो पश्चिम दिशा में पाकिस्तान आता है। चलिए, अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से भारतीय राज्य पाकिस्तान को टच करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पूरा मैप को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा दिनों तक लिखा हुआ बात आप दिमाग में नहीं रख सकते हैं। तो मैप स्टडी बहुत जरूरी है, खासतौर पर भारत का जो पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफिकल मैप है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सा राज्य कहां पर है, ठीक है ना, ये आपको एकदम भली भांति जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप लिखा हुआ बात बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। मैप अगर एक बार दिमाग में अगर सेट हो जाए तो इन सारी चीजों से बचा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है भारत के, और इससे सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो चलिए, जम्मू कश्मीर, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि हमेशा घुसपैठ जम्मू कश्मीर में होते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो याद रखना बहुत आसान है। चलिए, दूसरा है जो है वो राजस्थान है, ठीक है ना, जो कि वो ये पाकिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में देखिएगा कि है ना, वहां सेना को डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है, ठीक है ना। वहां पर पाकिस्तानी आप देखिएगा कि वहां पर रेंजर्स भी होते हैं और भारतीय रेंजर्स भी होते हैं। चलिए, पंजाब आप अगर देखते हैं तो पंजाब में अमृतसर जो है वो बहुत करीब है पाकिस्तान के, ठीक है ना। और जो एक और राज्य है जो कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वो है गुजरात। तो ये जो 4 स्टेट हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब आते हैं पाकिस्तान के बाद हम आते चीन, ठीक है ना। ये चीन कहां है? भारत के उत्तर दिशा में चाइना है, ठीक है ना। अब चीन से देखते हैं कि चीन से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं। तो चाइना से जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है, चलिए ठीक है। हिमाचल जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश आप ऐसे समझिए, हिमाचल का मतलब हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद उत्तराखंड है जो जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये सब मतलब कि चाइना से जुड़े हुए हैं। तो चाइना 2 स्टेट पर हमेशा ऑब्जेक्शन लगाता है, याद रखना बहुत आसान है, वह सिक्किम और है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो सिक्किम है ये भी जो है वो चाइना को टच करता है, नहीं, सिक्किम और एक है अरुणाचल प्रदेश, और एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, जिस पर चाइना हमेशा अपना दावा ठोकता है। चलिए, ये तो चीन से जुड़ी हुई बातें हो गई। अच्छा,
अब उत्तर में एक और देश है नेपाल, हमारे उत्तर में एक और देश है नेपाल। तो नेपाल से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं? चलिए बिहार ले लेते हैं, अपना बिहार तो नेपाल के बहुत नजदीक है। उत्तर प्रदेश, ये भी, इसका भी कुछ जो एरिया है ना वो नेपाल से टच करता है। इसके बाद उत्तराखंड ले लेते हैं, उत्तराखंड का भी कुछ भाग जो है वो नेपाल को टच करता है। और इसके बाद सिक्किम ले लेते हैं, सिक्किम भी नेपाल को टच करता है, लेकिन बड़ा भाग उसका बिहार से जुड़ा हुआ है। चलिए ये तो पश्चिम दिशा हो गए, उत्तर दिशा हो गए। अब आते पूरब दिशा में, देखते कि पूरब दिशा में कौन कौन से देश हैं जो कि भारतीय राज्यों से जुड़े हुए हैं। चलिए पूरब में हम आते हैं तो हमें मिलता है बांग्लादेश, हमें मिलता है बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए अब हमें ये देखना है, ये पूरब में है, बांग्लादेश आता है। अब हमें ये देखना है कि बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो भारतीय राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा बॉर्डर ये वेस्ट बंगाल का है, आप ऐसे समझिए। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसके बाद आते हैं मिजोरम, इसके बाद आते हैं मिजोरम, मिजोरम के बाद आता है मेघालय, मेघालय के बाद आता है त्रिपुरा, ये सब बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद आता है असम। बांग्लादेश की बांग्लादेशी जो अवैध जो घुसपैठ है वो इन सारे राज्यों में अक्सर होते रहते हैं, हमेशा न्यूज में आते रहता है। असम में बहुत सारे बांग्लादेशी भर गए हैं, तो इसका मतलब है कि सब बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, बॉर्डर स्टेट है जो बांग्लादेश से जो जुड़ा हुआ है। तो ये जो वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और जो असम है, ये जो है वो क्या कहते हैं, वो बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य हैं। चलिए अब हम आते हैं भूटान। अब हम आते हैं जो भूटान, उसको आप पूरा भी मान लीजिए, थोड़ा सा उत्तर भी मान लीजिए। तो हमारा अगला जो देश है वो भूटान है, जो कि बहुत ही गरीब देश है और बहुत हद तक वो भारत पर निर्भर है, ठीक है। भूटान की बहुत सारी परियोजनाएं भारत चलाता है। तो चलिए भूटान जो है वो स्ट्रेटेजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। भूटान से जुड़े हुए देश राज्य देख लेते तो सिक्किम, जो भूटान के काफी करीब है, मतलब सिक्किम से भूटान बहुत कम समय में जा सकते हैं। तो सिक्किम एक स्टेट है जो भूटान से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप वेस्ट बंगाल भी ले सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी भूटान से जुड़ा हुआ है। चलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश है जो भूटान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और एक असम ले लेते हैं, ये भी भूटान से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल भी भूटान से है, असम भी भूटान से है, तो ये भूटान से जुड़े हुए राज्य हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारा एक और इंपॉर्टेंट है म्यांमार, ठीक है ना। म्यांमार जो है वो पूरी तरह से पूरब में है, ठीक है ना। म्यांमार जो है ये पूरी तरफ से भारत के पूरब में है, ये पूरब डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब जितने भी पूर्वी राज्य होंगे इसके संपर्क में होंगे, आप ऐसे समझिए। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है, ठीक है ना, जो पूर्वोत्तर राज्य है वो समझिए कि ये बॉर्डर बनाते हैं, म्यांमार का ये बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो म्यांमार से जुड़े हुए मतलब कौन कौन से भारतीय स्टेट है, थोड़ा सा देखा जाए तो सबसे ऊपर में आ जाते हैं तो हमें मिलता है अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसके बाद हमें क्या मिलता है, नागालैंड, उसके ठीक नीचे नागालैंड है। अरुणाचल के ठीक नीचे अगर मैप स्टडी करते हैं तो अरुणाचल के ठीक नीचे नागालैंड आपको मिलेगा। इसके बाद आते हैं मणिपुर, एकदम क्रम से है मणिपुर। इसके बाद आते हैं मिजोरम, और इसके बाद आते हैं मिजोरम, और इसके बाद आते हैं असम। तो ये जो है प्रमुख भारतीय राज्य हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। ये बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश से अक्सर पूछे जाते हैं इसमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं टच करता है। तो ये मैप आपका दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। खासतौर पर ये सब जो पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये पूर्वोत्तर राज्य 7 हैं, ठीक है ना, और ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या जो है वो कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, जो कि देखिए पूर्वोत्तर राज्य म्यांमार को टच करता है, पूर्वोत्तर राज्य
बांग्लादेश को टच करता है, पूर्वोत्तर राज्य भूटान को टच करता है, तो ये और पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है चाइना को भी टच करता है। तो पूर्वोत्तर राज्य जो है वो इंटरनेशनल दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, ठीक है ना। तो पूर्वोत्तर राज्यों में है ना 7 राज्य आते हैं, ठीक है ना। ये छोटे छोटे राज्य हैं और जिनको कहा जाता है 7 बहनें, या अंग्रेजी में कहें तो 7 सिस्टर्स। ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं, तो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनकी संख्या 7 है। चलिए, तो ये हो गए भारत के पड़ोसी देश। अच्छा, अगर आप नीचे की तरफ आते हैं, ये तो मैं ऊपर की तरफ बात किया, ठीक है ना। अगर हम दक्षिण दिशा में आते हैं, तो दक्षिण दिशा में भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में भारत के 2 पड़ोसी देश हैं, एक श्रीलंका है और एक, अगर आप बहुत नीचे उतरेंगे हिंद महासागर में, तो एक आपका मालदीव है, ठीक है ना। एक मालदीव, ये दोनों जो है ना आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है ना। ये द्वीपीय देश है, ठीक है ना। इसको आइलैंड कंट्री कहा जाता है। ये दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं, जो कि हिंद महासागर में स्थित। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि भारत के पड़ोसी देश कौन है और उनसे जो है कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। चलिए, एक और छोटा सा ले लिया जाए, अफगानिस्तान। भारत ने अपना पॉक वाला ना अभी हिस्सा नहीं त्यागा है, तो जो पॉक का जो एरिया है ना वो अफगानिस्तान को टच करता है। तो अफगानिस्तान भी हम मान सकते हैं कि भारतीय सीमा रेखा को टच करता है, ठीक है ना। अफगानिस्तान जो है ये सबसे छोटा इसका बॉर्डर लाइन है और वो जम्मू कश्मीर को टच करता है, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये अफगानिस्तान भी भारतीय सीमा को टच करने वाला एक देश है। देखिए, सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ है? अगर कहा जाए तो सबसे लंबा जो बॉर्डर है, सबसे लंबा जो सीमा रेखा है, वो बांग्लादेश के साथ है। भारत का सबसे लंबा जो सीमा रेखा है, ठीक है ना, वो बांग्लादेश के साथ है। और सबसे छोटा किसके साथ है? सबसे जो छोटा जो सीमा रेखा किसके साथ है? तो वो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है ना। वो अफगानिस्तान के साथ है, सबसे जो छोटा है वो अफगानिस्तान के साथ। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई भारत के पड़ोसी देश और उनसे जुड़े हुए राज्य, है ना। अगर आप मैप अगर दिमाग में रखते हैं तो इसको याद करना बहुत और बहुत सरल है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। देखा जाए, अब हम ये देखते हैं कि ये जो भारत चीन, भारत पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखाएं हैं, ये कौन कौन सी सीमा रेखा किस किस देश को जोड़ते, थोड़ा सा देखा जाए। देखिए, मैकमोहन जो रेखा है, थोड़ा सा और देखा जाए, जो मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना, ये भारत को चीन से जोड़ती है। इस रेखा को 1914 में खींचा गया था। भारत और चीन के बीच इस रेखा को 1914 में खींचा गया था। ये किन 2 देशों को जोड़ती है? तो ये भारत चीन को कनेक्ट करती है। चलिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है ना। रेड क्लिफ लाइन जो है वो किसको जोड़ती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत पाकिस्तान को जोड़ती है। चलिए, ये भारत पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीमा रेखा है। चलिए, अगर आप दक्षिण की ओर आते हैं, तो दक्षिण की ओर आते हैं तो आपको मिलता है पाक स्ट्रेट, है ना, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है ना। ये किसको अलग करती है? तो ये भारत, ये किसके बीच में है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना। जो पाक जल डमरू मध्य से जो है ना भारत श्रीलंका से अलग हो जाता है। तो श्रीलंका और भारत के बीच क्या है? पाक जल डमरू मध्य है। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच एक और सरक्रीक लाइन जो है ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, जो कि पाकिस्तान को सिंध प्रांत से जोड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहीं से हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जो सरक्रीक लाइन है, जो सरक्रीक लाइन है, ये किसको जोड़ती है? तो ये भारत के कच्छ जो प्रांत है,
भारत के कच्छ को जोड़ती है पाकिस्तान के सिंध से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से जोड़ती है। चलिए देखिए, पाक जलडमरू मध्य किसको जोड़ती है, वो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। चलिए सर्किल लाइन किसको जोड़ती है, तो भारत के कच्छ को पाकिस्तान के सिंध से जोड़ती है। चलिए कुछ और भी देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए जो 10 डिग्री चैनल है, आप इसको ऐसे समझिए, जो 10 डिग्री चैनल है ये किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये कौन सी रेखा किस देश को जोड़ती है, मैकमोहन रेखा जोड़ती है भारत को चीन से, रेड क्लिफ रेखा जोड़ती है भारत को पाकिस्तान से, पाक जलडमरू मध्य जोड़ती है भारत को श्रीलंका से, और सर्किल लाइन जो है ये भी जोड़ती है भारत को पाकिस्तान से। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। ये जो 10 डिग्री जो चैनल है ये लिटिल अंडमान, ठीक है ना, लिटिल अंडमान, आप अंडमान निकोबार के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये लिटिल अंडमान को किससे जोड़ती है, ये कार निकोबार से जोड़ती है। लिटिल अंडमान को किससे जोड़ती है, तो कार निकोबार से जोड़ती है। चलिए 9 डिग्री जो चैनल है वो किसको जोड़ती है, चलिए 10 डिग्री चैनल का नाम है ये सब, ठीक है ना, ये भारतीय क्षेत्र में ही पढ़ते हैं। 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ती है, इसको भी देख लिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लक्षद्वीप को मिनी कैसे जोड़ती है, ये लक्षद्वीप को मिनी कैसे जोड़ती है। तो ये 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को आगे की ओर कैरी करते हैं। देखा जाए नेक्स्ट बात क्या है, देखिए अब हम बात करते हैं देशांतर के बारे में। चलिए ये तो अक्षांश वाली बात थी, अब देशांतर वाली बात लेते हैं। और जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से गुजरती है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। फिर ये देखेंगे कि देशांतर रेखा जो भारत के लिए जो मानक जो देशांतर जो समय है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भारत के किस क्षेत्र से गुजरती है। चलिए ये तो ग्लोब है, आप इसको मान के चलिए, बहुत राउंड नहीं हो पाया है, चलिए इसको राउंड किया जाए। चलिए ये हमारा एक ग्लोब है, ओके, ये हमारा प्रधान देशांतर रेखा है। तो भारत जो है, अभी बात किया गया है कि भारत इसके पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ये पूर्वी क्षेत्र है और ये पश्चिमी क्षेत्र है, ओके। चलिए भारत का जो देखिए एक मानक समय होता है, ठीक है ना, जो पूरे देश के लिए वो लागू होता है। तो भारत के लिए जो 82.5 डिग्री, आप ऐसे समझिए, भारत के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, ठीक है ना, जिसको हम शॉर्ट में IST कहते हैं, ये कितना डिग्री से लिया गया है, 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, ठीक है ना, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। ये जो 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, ये भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। चलिए देखिए, ये जो ईस्ट और वेस्ट के बीच, आप समझ रहे हैं, जो ईस्ट और वेस्ट के बीच की, अब बड़े बड़े देशों में जैसे कि रूस, कनाडा, अमेरिका, ईस्ट वेस्ट इतना ज्यादा उनका है कि उन्होंने एक से ज्यादा समय कटिबंध बनाया है अपना, ठीक है ना। ये भारत के लिए तो अभी एक है, हालांकि एक से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि भारत का भी जो हम अभी मैंने आपको क्या बताया, ये ईस्ट और वेस्ट का जो डिस्टेंस है ये 2933 किलोमीटर है। तो एक से ज्यादा यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन अभी तो एक ही है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर है, ठीक है ना। अमेरिका का ईस्ट वेस्ट इतना ज्यादा है कि अमेरिका ने अपने लिए कितने समय कटिबंध बना के रखा है। अमेरिका में जो टोटल है वो 7 टाइम जोन है, आप इसको इंग्लिश में समझिए, टाइम जोन है, और हिंदी में कहें तो समय कटिबंध है। अमेरिका में समय कटिबंध की संख्या कितनी है, वो नंबर 7 है। भारत में सिर्फ एक है, लेकिन अमेरिका में वो नंबर 7 है। चलिए अमेरिका भारत से लगभग कितना गुना बड़ा है, देखिए रूस जो है वो भारत से लगभग 5.5 गुना बड़ा है, आप ऐसे समझिए। और अमेरिका और चीन जो अमेरिका को लेते हैं, तो अमेरिका भारत से कितना गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। इसलिए इन जैसे देशों के पास एक से ज्यादा समय कटिबंध है, ठीक है ना। अमेरिका से जुड़ा हुआ सवाल अक्सर आते रहते हैं, इसलिए मैंने अमेरिका को ज्यादा यहां पर फोकस किया है। जो अमेरिका में टाइम जोन की संख्या 7 है, जबकि भारत में टाइम जोन की संख्या सिर्फ 1 है, और वह 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है।
चलिए अब हमें यह देखना है, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हमें यह देखना है कि जो कर्क रेखा, अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया था, कर्क रेखा भारत के किस डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री। तो ये कर्क रेखा होता ही है, ये गुजरने वाली क्या बात है? कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। अब कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, हमें ये देखना है। इससे जुड़े हुए सवाल अक्सर आते हैं, ठीक है ना। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है, 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। आप इसको इस तरह समझे, कर्क रेखा जो है वो 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। उनमें कौन कौन से राज्य हैं? अगर आप मैप को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि 37 डिग्री पर कौन कौन से राज्य हैं। तो आते हैं सबसे पश्चिम में है गुजरात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो राजस्थान का दक्षिण भाग, एकदम राजस्थान अगर आप मैप में देखेंगे हल्का सा उसका दक्षिण भाग ना कर्क रेखा से टच कर गया है, तो राजस्थान भी इसमें ले लेते हैं। चलिए अब आते हैं मध्य प्रदेश, ये तो सबसे बड़ा स्टेट है, तो जाहिर सी बात है, और ये भारत के बीचों बीच में है, ठीक है ना। इसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का दिल, ये एकदम बीच में है, एकदम इंडिया के एकदम बीच में है, आप ऐसा समझिए। तो ये भी कर्क रेखा से नहीं बच पाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश टूट करके छत्तीसगढ़ बना, तो छत्तीसगढ़ भी इसके दायरे में आ जाता है। याद रखने के लिए ये सब उपाय है, ठीक है ना, आप तुरंत आपको याद हो जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ है जो कि कर्क रेखा को से यहां से कर्क रेखा गुजरता है। इसके बाद आ जाइए झारखंड, इसके बाद हमारा है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। ये सब कौन से स्टेट है? ये सब वैसे स्टेट है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद आ जाइए मिजोरम, और इसके बाद है त्रिपुरा, ठीक है ना। मिजोरम के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है, मिजोरम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट है जिससे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है। एकदम आप मैप देखिएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आपको पश्चिम से लेते हैं तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 स्टेट हैं जिससे कि होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए हम लोग बात को यहां से आगे लेके बढ़ते हैं। ये सभी एग्जामिनेशन दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे सवाल आते रहता है। जीएस का कोई भी एग्जामिनेशन हो, यदि उसमें जीएस पेपर है तो भारत और उसके जुड़े हुए राज्यों से सवाल आना ही आना है, आप ऐसे समझ। चलिए थोड़ा सा भारत को अब देखा जाए और कुछ बातें देखा जाए। ऐसे तो ये तो रफ फिगर है, ये कोई ट्रू फिगर नहीं है, आपको समझाने के लिए रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया है। देखिए ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर ये जो ये साइड पूरब है, आप समझ रहे हैं, ये साइड पूरब है, ये साइड क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब हो जाएगा। चलिए ये साइड पश्चिम है, समझ में आ रहा है। ये साइड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा पश्चिम में है तो ये दक्षिण पश्चिम इसको ले लेते हैं। ये साइड जो हो जाएगा ना वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। चलिए ये साइड पूरी तरह से दक्षिण हो जाएगा। देखिए अब यहां पर है आपका दक्षिण पूरब में है अरब सागर, सॉरी सॉरी सॉरी, दक्षिण पूरब में है बंगाल की खाड़ी। चलिए यहां से ले लेते हैं, यहां पर है दक्षिण पश्चिम में है आपका क्या कहते हैं अरब सागर, और पूरी तरह दक्षिण में है हिंद महासागर। चलिए अब भारत का देखते हैं कि सुदूर दक्षिण क्षेत्र क्या है, सुदूर उत्तर क्षेत्र क्या है। अक्सर ये परीक्षा में पूछता है। देखिए जो भारत का जो सबसे सुदूर दक्षिण क्षेत्र है, मतलब कि उसको आप साउदर्न मोस्ट पॉइंट अंग्रेजी में समझिए। भारत का सबसे सुदूर जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है वह है
इंदिरा पॉइंट नहीं, लैंड में है कन्याकुमारी, सबसे कोना पर है, सबसे नीचे में है कन्याकुमारी। लेकिन अगर आप इसके भी दक्षिण में जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी में हमारा मौजूद है ना इंदिरा पॉइंट। चलिए, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण क्षेत्र है। भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र क्या है? चलिए, भारत का सबसे सुदूर उत्तरी क्षेत्र क्या है भाई? तो ये जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कोल। दोनों इंदिरा के नाम से है तो याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इंदिरा कोल कहते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए, भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है? सबसे पूर्वी जो राज्य कौन है? सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुण का आंचल, सबसे पहले भारत में सूर्योदय यहीं पर होता है, ठीक है ना। अगर कहा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस स्टेट में होता है, तो सबसे पहले जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये मतलब कि ये सबसे पूर्वी राज्य है जहां पर सन राइज करता है। तो भारत के पूरब और पश्चिम के बीच, देखिए भारत के पूरब और पश्चिम के बीच 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अरुणाचल प्रदेश ये सबसे पूरब में हो गया और गुजरात सबसे पश्चिम में हो गया, ठीक है ना। आप इसको मान ले, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी हो गया और सबसे पश्चिमी क्या हो गया? तो आपका हो गया, क्या कहते हैं, गुजरात, ठीक है ना। इनके बीच का जो टाइम गैप कितना है? 2 घंटे का टाइम गैप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का अंतराल है। यानी कि सबसे पहले जो सनराइज होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद सनसेट कहाँ होता है? तो वो गुजरात में होता है। जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का अंतराल है। तो चलिए, यहां से देखा जाए तो मैं बात कर रहा था कि भारत का ये पूरब जोन है, ये दक्षिण पूरब है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण है। चलिए, अब कौन कौन से राज्य, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं पूरब के तरफ और कौन कौन से राज्य जुड़े हैं पश्चिम के तरफ। तो अगर समुद्री तट वाले राज्यों को देखा जाए, तटीय राज्य, आप इसको समझिए, भारत के तटीय राज्य कौन कौन है? भारत के तटीय राज्य देखते हैं जो तट से जुड़े हुए हैं, जिनके पास तट है अपना, वो कौन कौन से? अगर आप इस पूरब की तरफ आते हैं, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ आते हैं, सबसे पहले आपको यहां मिलता है, चलिए यहां मिलता है आपको, मिलता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके बाद आपको मिलता है, इसके ऊपर जाइएगा तो आपको मिलता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। इसके ऊपर जाइएगा तो आपको मिलता है उड़ीसा। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको मिलता है पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो ये पूर्वी तरफ है ना, भारत के पूरब तरफ यूं कहें कि बंगाल की खाड़ी से ये सब जुड़े हुए राज्य हैं। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। 4 स्टेट हैं जो कि पूरब की तरफ हैं और वो तटीय राज्य कहलाते हैं, ठीक है ना, चूंकि वहां पर सी कोस्ट है। चलिए, अब भारत के अगर हम चलते हैं, बात को यहीं से आगे ले चलते हैं। अब पश्चिम की तरफ आते हैं, अरब सागर की ओर आते हैं। तो अरब सागर में अगर हम आते हैं तो यहां मिलता है केरल, केरल है, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर में अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है कर्नाटका। ये ऊपर में आते हैं तो हमें मिलता है कर्नाटका। कर्नाटका के ऊपर हम जस्ट आते हैं तो हमें मिलता है गोवा। गोवा के बाद अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये सब जो है वो भारत के पश्चिमी साइड में है और इसके बाद आता है गुजरात। तो चलिए, अब ये भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तटीय राज्य कहलाएंगे? 4 इधर से है, देखिए आपका 4 इधर से है और 1 2 3 4 5 इधर से हैं। यानी कि कुल तटीय राज्यों की संख्या कितना हो गया? 9। ये जो भारत के जो 9 स्टेट हैं वो थोड़ा सा साफ साफ लिख दिया, बहुत क्लियरली यहां पर आपको नजर आएंगे। ये भारत के पूरब में कौन कौन से राज्य हैं? तो राज्य में सबसे पहले अगर हम आते हैं तो केरल, नीचे से मिलता है केरल। इसके ठीक ऊपर में है आपका कर्नाटक। इसके ठीक ऊपर में है आपका गोवा। इसके बाद आपका है महाराष्ट्र, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। और इसके बाद आता है आपका गुजरात, ठीक है ना। तो ये 5 भारतीय राज्य हैं जो पश्चिम की ओर है और जो 4 हैं ये पूरब की ओर है। यानी कि कुल राज्यों की संख्या कितना है? ये 9 जो है वो तटीय राज्य कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो 9 है वो तटीय राज्य कहलाते हैं। चलिए, अब ये देखा जाए कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
चलिए अब तटीय लंबाई कितना है, भारत के जो तटीय रेखा की लंबाई है, ठीक है ना, वो टोटल जो है वो अगर मुख्य भूमि की लिया जाए, मतलब अगर इसमें भारत के द्वीप को नहीं जोड़ा जाए तो मुख्य भूमि से लिया जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। वह 6100 किलोमीटर जो है ये मुख्य भूमि का ये तटीय रेखा है। चलिए अगर इसमें अगर आप जोड़ देते हैं मुख्य भूमि प्लस द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जोड़ देते हैं, तो ये जो टोटल बढ़ करके कितना हो जाता है, बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें मुख्य भूमि और प्लस इसमें अगर आप द्वीप समूह जोड़ देते हैं, भारत के जो द्वीप समूह है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये तटीय लंबाई आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपकी तटीय लंबाई बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। वो लगभग कितना हो जाएगा, 7516, वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, वो 6100 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर का वो तटीय रेखा हो जाएगा। इतना लंबा भारत का तटीय सीमा है। मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर है और मुख्य भूमि और द्वीप समूह जोड़ दिया जाए तो भारत की जो तटीय सीमा हो जाएगी वो 7516 किलोमीटर की हो जाएगी, अगर राउंड फिगर लिया जाए तो। चलिए ये तो भारत के सीमा रेखा हो गए, भारत के पड़ोसी राज्य हो गए, सॉरी पड़ोसी देश हो गए, उनसे जुड़ने वाले पड़ोसी राज्य हो गए। चलिए कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से गुजरती है वो हो गया। भारत के देशांतर कहां से गुजरती है ये क्लियर है। भारत का जो पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नंबर है। चलिए अब हम कुछ और भारत और भारत के राज्यों के बारे में जानकारी लेते हैं, चलिए, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए सबसे बड़ा राज्य अगर लिया जाए, सबसे बड़ा सबसे छोटा ना, ये बहुत 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 और बहुत बार आते हैं। इनकी आप मतलब की कल्पना नहीं कर सकते कितना बार ये आते हैं। सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे शिक्षित राज्य, सबसे जनसंख्या वाला राज्य, ये जो डेटा है ना, ये आपके लिए काफी और काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन है। सबसे बड़ा राज्य अगर कहा जाए, कुछ और डेटा देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका राजस्थान। बिहार का क्या स्थिति है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार की क्या स्थिति है, तो बिहार जो है ना वो 13वां स्थान पर आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कहा जाए तो भारत का 13वां स्थान है। चलिए सबसे बड़ा राज्य अब जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन होगा। अब हम जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं तो सबसे बड़ा राज्य होगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये राज्य है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। चलिए सबसे छोटा राज्य अब हम देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य अगर हम बात करते हैं, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बहुत ही छोटा राज्य है आपका गोवा। ये राज्यों में सबसे छोटा राज्य है गोवा। चलिए अगर सबसे छोटा राज्य अगर हम देख लेते हैं क्या कहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये आपको मिलता है सिक्किम, ठीक है ना। इसमें सबसे कम पॉपुलेशन है बाकी राज्यों के मुकाबले। तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा हो गया राज्य के मामलों में। भारत में अभी राज्य की संख्या कितनी है, तो भारत में अभी 28 राज्य हैं, आप ऐसे समझिए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी भारत में जो स्थिति अभी वर्तमान स्थिति है वो 28 राज्य हैं और कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए यहां से थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए सबसे बड़ा अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश की ओर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा देख लेते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो वो आपका है लद्दाख।
ठीक है ना। पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब इसे अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो दिल्ली। चलिए, और सबसे छोटा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से लक्षद्वीप, ठीक है ना। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, जो जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा हो और क्या कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा हो, तो वो राज्य है आपका लक्षद्वीप। चलिए, ये तो हो गया सबसे बड़ा सबसे छोटा, और भी डिटेल बात जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर मूल रूप से ये समझाने का कोशिश किया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, इससे जुड़ी हुई और सारी बातें आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएगी। चलिए, कुछ हम और बात करते हैं, जैसे कि ये ग्लोब है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आते हैं। ये ग्लोब में हम ये देखते हैं कि ये हमारा प्रधान देशांतर है, ठीक है ना। इधर हमारा पश्चिम है और इधर हमारा पूरब है, ठीक है ना। अब भारत है वो पूरब की दिशा में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है, पूरब की दिशा में है और ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो पश्चिमी दिशा में हम बात करते हैं, पश्चिमी दिशा में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं। तो पश्चिम में कौन कौन से, भारत के पश्चिम में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, कौन कौन से महादेश आते हैं? भारत के पश्चिम में आते हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। ये सब भारत के पश्चिम में आते हैं, दक्षिणी अमेरिका, थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक है ना। अब भारत इनसे कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक तो जो चीज है, हमारा भारत पूरब की ओर है और ये पश्चिम में, ये जो यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ये सब तो पश्चिम में है, ठीक है ना। भारत इनसे जुड़ा हुआ है दो रास्ते से, एक स्वेज नहर से, थोड़ा ध्यान दिया जाए, स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्वेज नहर है, ठीक है ना। और एक है केप ऑफ गुड होप, ठीक है ना, और एक है केप ऑफ गुड होप। गुड होप, ये दो मार्गों से आप ऐसे समझिए, ये दो मार्गों से भारत जो है वो यूरोप से, दक्षिण अमेरिका से और क्या कहते हैं उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये जो स्वेज नहर, देखिए स्वेज नहर जब से खुला, स्वेज नहर खुला है 1869 से, ठीक है ना। 1869 से स्वेज नहर को खोल दिया गया। ये इसने भारत और यूरोप के बीच के लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया, ठीक है ना। जो ट्रेड होते थे पहले बहुत लॉन्ग ट्रेड होते थे, ठीक है ना, लेकिन जब से स्वेज नहर ओपन हुआ, ठीक है ना, इसने भारत और यूरोप के लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया। भारत एवं यूरोप के बीच, भारत और यूरोप के बीच, ठीक है ना, 7000 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया, ठीक है ना। तो स्वेज नहर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर हम ऊपर में आते हैं, हमें ऊपर में क्या मिलता है, एक नेचुरल हमें बाउंड्री मिलता है, हिमालय। भारत के लिए हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको भी देखा जाए, ठीक है ना। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत की क्या स्थिति होती, थोड़ा इस पर विचार किया जाए। देखिए, हिमालय का भारत के लिए क्या महत्व है, थोड़ा इस पर थोड़ा सा बात कर लिया जाए, हिमालय का क्या महत्व है। तो पहले हिमालय का महत्व आप ऐसे समझिए कि जो उत्तरी आक्रमण से, जो उत्तर दिशा से जो आक्रमण हो सकते हैं, हिमालय उसमें एक बहुत बड़ा अवरोध है, ठीक है ना, बहुत बड़ा अवरोध है। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तरी दिशा से भारत पर आक्रमण बहुत और बहुत आसान हो गए होते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि उत्तरी दिशा से आक्रमण को रोकता है, उत्तरी दिशा से आक्रमण को रोकता है। चलिए, ये तो एक इसका महत्व है। इसका दूसरा महत्व क्या है,
दूसरा महत्व है कि जो ठंड के दिनों में जो उत्तरी दिशा से हिमालय के उस पार से जो ठंडी हवाएं आ सकती थी वो हिमालय उसको रोकता है, नहीं तो भारत एक बहुत ही कोल्ड जोन हो जाता है ना। ऐसा होता कि भारत एक्सट्रीमली कोल्ड जोन हो जाता। तो आप ऐसे समझिए कि उत्तरी दिशा से ठंडी हवा को रोकती है। चलिए ये मैं हिमालय के महत्व के बारे में बात कर रहा हूं कि हिमालय भारत के लिए क्यों जरूरी है। चलिए थर्ड बात क्या है कि वहां से तो ठंड हवा को रोकती है, और ग्रीष्मकालीन, ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन में जो मानसून की जो हवाएं चलती है वो उसको उधर जाने से रोकती है, ठीक है ना, उत्तर दिशा में जाने से रोकती है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि मानसूनी हवा को, नहीं तो फिर भारत में बारिश होता ही नहीं, वो तो सारा चला जाता है बाहर की ओर, ठीक है ना। तो मानसूनी हवा के पलायन को रोकती है। सिंपल भाषा में हम ये बात करें, मानसूनी हवा के पलायन को रोकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नदियों के लिए, भारत में जो नदियां हैं इसके लिए वो जल प्रदान करती है। हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है भारतीय दिशा में, और उनमें कंटिन्यूअसली हिमालय के बर्फ से ना भारतीय नदियों में पानी भरे रहते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि भारत की नदियों को, ठीक है ना, वो जल प्रदान करती है जिससे कि सिंचाई और बिजली पैदा हो सकते हैं, ठीक है ना, जल प्रदान करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। तो भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है वो बहुत जग जाहिर है ना। उत्तरी दिशा से आक्रमण को रोकता है, ठीक है ना, उत्तरी दिशा से ठंडी हवा को रोकती है। चलिए इसके बाद हम आते हैं कि मानसूनी हवा के पलायन को रोकती है, और भारतीय नदियों को ये जल प्रदान करती है। ये जल जो है वो सिंचाई और ये बिजली पैदा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भारत के लोकेशंस हो गए, भारत के राज्य के बारे में हो गए। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम भारतीय राज्यों की कुछ विशेषताओं को लेकर बात करेंगे। भारत के किस राज्य की क्या विशेषताएं हैं, उनके दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे सेकंड वाले वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखा। पहले समझने की कोशिश किया जाए, भारत का जो कटिबंध है वो अगर हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं, सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी शॉर्ट समय में। भारत जो है वो पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और वो एशिया के दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है ना। भारत एक एशियाई देश है जो इसके दक्षिण दिशा में स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि एशिया के किस तरफ भारत आता है, तो दक्षिण दिशा में आता है। अच्छा चलिए, भारत से जो कर्क रेखाएं गुजरती है 37 डिग्री पर, तो इनसे कौन कौन से राज्य आते हैं, इसमें 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा के संपर्क में हैं। गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, आप पढ़ते चलिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो ये सारे जो राज्य है ना, ये कर्क रेखा इनसे होकर गुजरती है, और इसका अपना महत्व भी है। कर्क रेखा क्या करता है, भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। आप ऐसे समझिए, ये ग्लोब है, ये आपका 0 डिग्री है, यहां से 30 डिग्री आपको ये मिलता है कर्क रेखा। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री से शुरू होता है, ठीक है ना, 8 डिग्री से शुरू होता है और 37 डिग्री तक उत्तर में रहता है। अब इसके बीच में 23.5 डिग्री, आप ऐसे समझिए, इसके बीच में 23.5 डिग्री, ये क्या करता है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है ना, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो भारत के उत्तर की तरफ जो जलवायु है वो कैसा जलवायु है, ट्रॉपिकल जोन, और नीचे में कैसा जलवायु है, सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना। ये 2 तरह के जलवायु भारत में पाए जाते हैं। ये कर्क रेखा का 2 बराबर भागों में बांटना भारत के भूगोल में ना बहुत ज्यादा परिवर्तन करता है। मौसम, मिट्टी, वनस्पति, ये सब कुछ बदल जाते हैं, ठीक है ना। भारत के दक्षिण की जलवायु कुछ और है, भारत के उत्तर की जलवायु कुछ और है। भारत के दक्षिण में मिट्टी कुछ और है, उत्तर में मिट्टी कुछ और है। भारत में दक्षिण में वनस्पति कुछ और है, उत्तर में वनस्पति कुछ और है। तो इसके लिए सबके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सबके लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो कर्क रेखा है, जो भारत को इक्वली 2 बराबर भागों में बांटती है, जिनसे उनके क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल और बहुत कुछ बदल जाता है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है ये भारत पर क्या असर डालती है, ठीक है। चलिए, अब हमने बात किया, अब हमारा अगला जो बात है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के पड़ोसी देश और उनसे जुड़े हुए जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर आप मैप स्टडी करते हैं तो इन राज्यों को याद रखना बहुत ही सरल है, नहीं तो ये राज्य आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। खासतौर पर जो पूर्वोत्तर राज्य होंगे ये कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ऊपर में है अरुणाचल प्रदेश, उसके ठीक बगल में आप आइएगा तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम आपको मिलते रहेंगे।
और इनके जो पूर्वोत्तर में जो पूर्वी दिशा में जो देश हैं जैसे कि म्यांमार है, भूटान है, सॉरी म्यांमार है, बांग्लादेश है, तो इनसे जो जुड़े हुए राज्यों से सवाल अक्सर आते रहते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि भारत के तटीय जो राज्य हैं कौन कौन से हैं। तो पूरब में राज्य की संख्या अलग है, वो 4 है, और पश्चिम में जो 5 है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत के और 2 पड़ोसी देश है, वो श्रीलंका है और मालदीव है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। वो हिंद महासागरीय आइलैंड वो कंट्री कहलाते हैं। भारत के अगर हम उत्तर में बात कर ले तो सबसे उत्तर में आपको चाइना मिलेगा, इसके उत्तर में आपको नेपाल मिलेगा, पश्चिम में चले जाइए तो पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है ना, जो भारत के पड़ोसी देश है। चलिए बच्चों, तो आज की बात इतना ही रहा। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको जीके से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।